अब हम आगे पढ़ते हैं स्टारडक्स का अगला पार्ट हम पढ़ रहे हैं इस वक्त। अभी तक जो हम स्टोरी पढ़ी कि इसमें मिस्टर रेफर्टी ने इनको एक सवाल किया है कि इनसे पूछिए कि ये कहाँ से आए हैं लोग। तो जवाब में मिसेस एसोप ने कहा इसको कि ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन मैंने पहले भी इनको पूछा था लेकिन मुझे कोई आंसर नहीं मिला, तो मैं चाहूँगी कि फिर इन्हें पूछूंगी मैं। तो फिर वो अपनी फिंगर रेज करती है जिस पर वो दोनों फोकस करते हैं, इसके उनके एंटीनाज इसके सर पर। तो फिर ये सवाल पूछती है ऐसे जोर से जैसे कि उन लोगों के साथ बात की जाती है जो हार्ड ऑफ हियरिंग है, उनके साथ जो बात की जाती है उस तरह से उनको जोर से बोला कि दिस मैन, ये आदमी पूछना चाहता है कि तुम लोग कहाँ से आए हो। दिस मैन वांट्स टू नो वेयर यू पीपल कम फ्रॉम। तो जवाब में फिर अब ये जवाब चाहिए था, उससे पहले मिस्टर एसो बहुत ही सिंपल किस्म का तो इसको नज करता है और बोलता है इसको कि अपनी फिंगर रेज करो जब तुम्हें आंसर की जरूरत है। तो सीधा सब एक सीधे तरीके से बहुत ही सिंपलिस्टिक अंदाज में ये बोलता है इसको कि तुम अपनी फिंगर रेज करो और जवाब पाओगे। रेफर्टी फेल्ट लाइक अ कंप्लीट इडियट बट ही हेल्ड अप हिज फिंगर। तो अब इसके रेस्पॉन्स में रेफर्टी फेल्ट लाइक अ कंप्लीट इडियट, रेफर्टी को महसूस हो गया कि पूरा इडियट है वो, कंप्लीट इडियट, कंप्लीट मतलब बिल्कुल ही गधा है वो, पूरी तरह से बेवकूफ है वो, उसको महसूस हो गया। बट ही हेल्ड अप हिज फिंगर, लेकिन उसने अपनी उंगली उठाई। मतलब ये कि अच्छा कहाँ लगता है इसको उंगली उठाने, इसको तो पहले भरोसा नहीं आ रहा है कि ये बात सही हो सकती है। इस तरह के क्रिएचर्स हो सकते हैं जो कहीं आउटर स्पेस से आ रहे हैं, बात भी नहीं करते हैं बल्कि तस्वीरों के जरिए दिमाग में ही तस्वीरें बना के ये मतलब अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करते हैं। इस तरह के क्रिएचर्स कहाँ मुमकिन हो सकता है। तो इसको वैसे भी भरोसा नहीं था, लेकिन अब यहाँ उंगली उठानी थी आंसर लेने के लिए, तो इसने अपने आप को मतलब इसी के सुपुर्द कर दिया, अपने आप को हवाले कर दिया कि चलो देखता हूं मैं इस बेवकूफ़ी को भी हाथ में लेके देखते हैं क्या होता है। तो इसने अपनी उंगली उठाई। द वुमन whose husband bent her antenna down until it focused on Rafferty between his eyes. The woman, औरत, हमने पहले ही पढ़ा कि ये दो लोग थे, एक मेल था एक फीमेल था, तो इसने इसीलिए एक को वुमन कहा एक को उसका हस्बैंड कहा, इसने कहानी में ऐसा कहा। वैसे ये थे या नहीं थे, किस तरह से इंफॉर्मेशन इनको मिली तो ये एक्सप्रेस नहीं है, जाहिर नहीं है इस स्टोरी में। तो द वुमन, औरत, दो में से जो एलियंस दो थे उनमें से जो औरत थी हुज हस्बैंड बेंट आयरन, जिसका हस्बैंड आयरन बेंट करता था, हथौड़े से लोहे को मार के मोड़ता था, जो हमने पढ़ा कि द मैन हु बेंड्स आयरन। जैसे जब उसने पूछा था कि नाम इनका क्या है, तो जो पिक्चर उसको मिली मिसेस एसोप को, तो वही कि एक आदमी उसको मिला एनुअल पर आयरन को बेंट करते हुए। तो मतलब उसी से ये हवाला लिया है कि द वुमन हुज हस्बैंड बेंट आयरन, औरत जिसका हस्बैंड आयरन बेंट करता था, यानी दो एलियंस में से जिनका नाम इस तरह से है द मैन हु बेंट्स आयरन, तो उसकी औरत ने बेंट हर एंटीनी डाउन, तो उसने अपने एंटीनी को, अपने एंटीनाज को, अपने सींगों को, अपने उन सिग्नल ट्रांसमीटर रिसीवर्स को इसने बेंट कर दिया, मोड़ा उस औरत ने, डाउन नीचे की तरफ, अंटिल इट फोकस्ड ऑन रेफर्टी बिटवीन हिज आईज, जब तक ना वो उन्होंने फोकस कर दिया, उन एंटीनाज ने फोकस कर दिया रेफर्टी के आंखों के दरमियान, बीचों बीच, यानी उसके माथे पर आंखों के दरमियान बीचों बीच। He involuntarily braced himself against the door facings। और अब जब ये ऐसा हो रहा तो इसको लगता है ना कुछ होने जा रहा, तो इसने इनवॉलंटरली मतलब
इनवॉलंटरली जिसमें चॉइस इन्वॉल्व नहीं होती है। वॉलंटरली एक होता है वॉलंटरली जिसमें इंसान की चॉइस इन्वॉल्व होती है। वॉलंटरली मतलब आउट ऑफ योर ओन वोल्यूशन, अपनी चॉइस के साथ। लेकिन इनवॉलंटरली इसका उल्टा होता, बगैर चॉइस के, यानी कि ऑटोमेटिकली। तो ही इनवॉलंटरली यानी कि बगैर इसकी मर्जी के, बगैर इसके इसने अपने चाहत अपने वॉलंटियर होने के इसने ब्रेस्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट द डोर फेसिंग। तो इसने सहारा लिया, ब्रेस किया, अपने सहारा लिया किसका? डोर फेसिंग से, दरवाजे के फेसिंग के साथ। दरवाजे जो कस जो फेसिंग जो शटर होता है उसका जो अगला वाला पोर्शन है उस के आगे इसने सहारा ले लिया, टेक लगा दी, यानी ब्रेस्ड हिमसेल्फ, उसी के लिए कहा गया। Suddenly his brain felt as though it was made of rubber and somebody was wringing and twisting and pounding it. तो suddenly अचानक से क्या होता है? Suddenly अचानक से his brain felt as though it was made of rubber. अचानक से उसको दिमाग को महसूस हुआ कि जैसे कि इसका दिमाग रबड़ का बना हुआ था। ये इसके अंदर ऐसा लगता है इसको कि जैसे कि इसका दिमाग रबड़ का बना हुआ है। एंड समबॉडी और कोई, एंड समबॉडी वाज रिंगिंग एंड ट्विस्टिंग एंड पाउंडिंग इट, और कोई इसके दिमाग को जैसे कि रिंग कर रहा है, ऐसे निचोड़ रहा है, जैसे कपड़ों को निचोड़ते हैं ना पानी निकालने के। रिंगिंग एंड ट्विस्टिंग, जैसे इसके जहन को, इसके दिमाग को रिंग कर रहा था, कोई निचोड़ रहा था। एंड ट्विस्टिंग, और इसको मोड़ रहा था, ट्विस्ट कर रहा था इसके दिमाग को। एंड पाउंडिंग इट, और कुछ को कूट रहा था, पाउंड कर रहा था। पाउंड करना मतलब कूट भी रहा था। इस तरह से इसके दिमाग को महसूस हो गया। इट ऑल, और किस तरह से? आउट ऑफ शेप कर रहा था, यानी कि अचानक इसके दिमाग को महसूस हुआ कि जैसे कि इसका दिमाग रबड़ का बना हुआ था। इसके दिमाग को निचोड़ रहा था, मोड़ रहा था, तोड़ रहा था, कूट रहा था, और इसकी शक्ल बिगाड़ रहा था। पाउंडिंग इट ऑल आउट ऑफ शेप, यानी कि इसको शेप बिगाड़ रहा था, इसकी शक्ल, जैसे इसकी ओरिजिनल शक्ल थी उससे जैसे कि इसको खराब कर रहा था, उसकी शेप बिगाड़ रहा था। एंड मोल्डिंग इट बैक, और इसको फिर दोबारा मोल्ड कर रहा था, उसको दोबारा एक दूसरी शक्ल दे रहा था। मोल्ड करना होता सांचे में डालना, मोल्ड होता सांचा, जैसे कि ईंट का सांचा होता है या किसी और चीज का सांचा होता है। एंड मोल्ड कर रहा था इसको, इट बैक, दोबारा, टुगेदर इनटू समथिंग न्यू, दोबारा किसी और चीज में, नई चीज में, यानी कि एक, जैसे कि इसके दिमाग को किसी नई शक्ल के तहत बनाया जा रहा था, नई शक्ल दी जा रही थी, ऐसा इसको महसूस हो गया। द टेरर ऑफ इट ब्लाइंडेड हिम, होना यही था। द टेरर ऑफ इट ब्लाइंडेड हिम, इसके डर ने, इसके खौफ ने, काफी खौफ हो तो उसको टेरर बोलते हैं। टेरर ऑफ इट ब्लाइंडेड हिम, इसके खौफ ने इसको अंधा कर दिया, इसको कुछ आंखों से कुछ दिखाई नहीं देने लगा, इतना खौफ पड़ गया इसको। ही वॉज फ्लाइंग थ्रू स्पेस, वो स्पेस में से उड़ रहा था। अब इसको महसूस हो रहा है कि दिमाग की शक्ल ही बिगड़ गई ना, अब क्या हो रहा है? अब लग रहा है इसको कि जैसे कि स्पेस में से उड़ रहा, निकल जा रहा आगे, थ्रू अ ग्रेट वाइड, और ये उड़ रहा कहां से? एक बहुत ही बड़े खालीपन में से। वाइड उसी के लिए कहा गया इसको। वाइड से मतलब है जहां कोई कलर नहीं है, कुछ भी नहीं है बेसिकली, और वाइड होता ही है एब्सेंस ऑफ एनीथिंग। तो मतलब ये इसको लगा कि ये बहुत बड़ी स्पेस में से जा रहा है, ऊपर जो आउटर स्पेस है वैसे भी एक वाइड ही है। जो हमारी जो यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स में जो हमारा स्पेस वाला ज्यादा जो पोर्शन है ये वाइड है, इसमें कुछ नहीं है, वैक्यूम है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एनी मैटर, एनीथिंग है। स्टार्स and meteors whizzed by and a great star dazzling with brilliance, और कहता है stars and meteors whizzed by, और stars यानी के सितारे and meteors, और meteors, stars और meteors होते हैं, होता यह है कि ये जो क्या बोलते हैं उसको, वो जो रात को जो बाज औकात हमें दिखाई देते हैं ना चलते हुए, जैसे कि एक स्टार जो मूव कर रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, और होता यह है कि वो स्टार्स आगे तरफ
शूट करते आते हैं एक जगह आसमान में, एक जगह से दूसरी जगह, तो फिर वो वहां बुझ जाते हैं। ऐसा कई दफा हम देखते हैं रात को ये नजारा इस तरह। और इसके लिए कहा जाता है कि ये रोज जो आसमान से जो चीजें हैं, जो पत्थर हैं या बाकी चीजें जो है आसमान से जो बॉडीज हैं, वो शूट करती रहती हैं जमीन की तरफ। और जब ये जमीन के नजदीक पहुंच जाती है ना हमारी जो स्पेस के अंदर, जहां हमारा कुछ ना कुछ मतलब कोई गैसेस अवेलेबल होंगी, तो जब ये इतनी तेज आती हैं तो अपनी तेजी, अपनी जो मतलब उस अपने स्पीड की ही वजह से ये सेलेस्टियल बॉडीज, छोटी छोटी चीजें, पत्थर, बाकी चीजें, क्या होता है कि वो अपनी उस वेलोसिटी की वजह से ही उनमें आग लग जाती है। और तभी ये चमकते हुए जो टूटता हुआ तारा जो है ना वो दिखता है। और होता यह है कि यही टूटता हुआ तारा जब आ रहा होता है तो इसको कहते हैं मीटियोर। और अगर इनमें से कोई जला हुआ टुकड़ा, मतलब इतना जल भी गया लेकिन कुछ बचा और जमीन तक पहुंचा, तो उसको कहते हैं मीटियोराइट। तो स्टार्स एंड मीटियोर्स, स्टार्स और मीटियोर्स, अब रात को यही होंगे, स्टार्स हैं और दूसरे मीटियोर्स यानी टूटने वाले तारे जो होते हैं आसमान में, ऐसे ही होंगे। तो स्टार्स एंड मीटियोर्स विज्ड बाय, वो तेजी से पीछे की तरफ निकल गया। अब ये जा रहा है ना स्पेस में, आगे की तरफ बढ़ रहा, तो नतीजा ये हो रहा कि स्टार्स और मीटियोर्स जो है तेजी से पीछे की तरफ निकले जा रहे हैं। एंड अ ग्रेट स्टार, और एक बहुत बड़ा स्टार, डेजलिंग विद ब्रिलियंस, जो कि चमक से चकाचौंध था। डेजलिंग होता चकाचौंध करने वाली चमक, ब्रिलियंस यहां से मतलब है चमक। तो चकाचौंध करने वाली चमक से डेजल कर रहा था, चमक रहा था। वाइट एंड स्पार्कलिंग, सफेद और स्पार्कल करता हुआ, स्पेक और चिंगारियां झाड़ता हुआ। स्टूड देयर इन हिज माइंड, उसके दिमाग में आ गया। स्टूड देयर इन हिज माइंड, ये बस बैठा रहा इसके दिमाग में। ये अब इसको महसूस हो गया कि पहले तो ये उड़ रहा था आसमान में से, फिर इसको लगा कि स्टार्स और मीटियोर्स पीछे की तरफ जा रहे हैं, और ये विज बाय कर रहा, बल्कि बहुत शूट कर रहा है। विज्ड बाय मतलब शूट वेरी फास्ट, तो शूट कर रहा था आगे की तरफ। और एक फिर आगे सामने इसके दिमाग में आया एक बहुत ही बड़ा चमकीला स्टार उसके दिमाग में। एंड देन इट वेंट आउट, फिर ये वेंट आउट यानी फिर ये गायब हो गया, फिर ये खत्म हो गया। ये सारा नजारा इसके दिमाग से हट गया। Rafferty's mind was released, but he found himself trembling, clutching the door facings. तो रेफर्टी का माइंड रिलीज हो गया, यानी उन्होंने इसके दिमाग को छोड़ दिया। अब पहले तो एक तरह से पकड़ा था ना, तभी तो वो पिक्चर बना रहे थे इसके दिमाग में। रेफर्टीज माइंड वाज रिलीज, रेफर्टी का दिमाग रिलीज हो गया, इसको रिहा कर दिया, आजाद कर दिया। बट ही फाउंड हिमसेल्फ ट्रेम्बलिंग, लेकिन अपने आप को इसने पाया, यानी इसके बाद की सिचुएशन इसको लगा कि मैं कांप रहा हूं। क्लचिंग डोर फेसिंग्स, और ये पकड़े हुए था डोर फेसिंग्स को, दरवाजे वाले सामने वाले हिस्से को। पीछे हमने पढ़ा इसके बारे में कि इसने ब्रेस किया अपने आप को डोर फेसिंग्स के साथ, उन्हीं का सहारा भी लिया था इसने, अब उन्हीं को पकड़े हुए भी था ये मिस्टर रेफर्टी। मिस्टर असोप, he said, Mrs. Asop, this is on the level. These creatures are really, अब ये बोल रहा है मिस्टर असोप, he said, मिसिस असोप, ये दोनों को बड़े जज्बाती बोल रहा है, जज्बाती होके, क्योंकि दोनों के सामने आपको दिखाई दे रहा है कि एक्सक्लेमेशन मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क दोनों के सामने है। तो ये इमोशनल स्टेट में बोल रहा है उनको, दोनों को, मियां बीवी को, मिस्टर असोप, मिसिस असोप, दिस इज ऑन द लेवल, यानी कि ये लेवल पर है, ये फ्रॉड नहीं है। दिस इज ऑन द लेवल, ये फ्रॉड नहीं है, झूठ नहीं है। दीज क्रिएचर्स आर रियली फ्रॉम आउट देयर इन स्पेस समवेयर, पता ये क्रिएचर्स हकीकतन स्पेस से हैं, ये मखलूक। पीछे हमने इनके बारे में पढ़ा ना, पीपल भी कहा है, थिंक भी कहा इसने इनको, फिर विजिटर्स का नाम आया, इनको पीपल का वर्ड भी आया। तो अब आ रहा क्रिएचर्स, ये क्रिएचर होती है बनाई हुई मखलूक, ऐसे क्रिएचर यहाँ इन्हीं के बारे में कहा गया है।
तो ये कहता है दीज क्रिएचर्स आर रियली फ्रॉम आउट देयर इन स्पेस समवेयर। ये क्रिएचर्स हकीकतन हैं कहीं स्पेस से कहीं से हैं ये लोग, यानी कि हम दूसरे अंदाज में इसको बोल सकते हैं कि ये वाकई स्पेस से आए हुए लोग हैं, यानी एलियंस हैं, ये यहाँ एडमिट कर रहा है, मान रहा है मिस्टर रेफर्टी। मिस्टर अशोक देखो सादा जवाब क्या दे रहा है। मिस्टर अशोक सेड श्योर दे कम अ लॉन्ग वे, श्योर दे कम अ लॉन्ग वे। कितना सादा किस्म का जवाब, यकीनन उसको नहीं लगता वो क्या बोल रहा है, किस अंदाज में बोल रहा है, स्टोरी कहाँ की तरफ जा रही है, वो जज्बाती हो रहा है। उसको यकीन आ गया मिस्टर अशोक को, ये मिस्टर रेफर्टी को यकीन आया और वो इसलिए जज्बाती, अभी तक उसको पता नहीं चल रहा। ये बातें बिल्कुल मिस्टर अशोक के दिमाग में नहीं है कि उसके दिमाग में कोई हलचल थी, भरोसा नहीं था, अब भरोसा आ गया। तो यहाँ मिस्टर अशोक बिल्कुल सादगी से बोलता श्योर, यकीनन दे कम अ लॉन्ग वे, उन्होंने बहुत लंबा सफर तय किया है। दे कम अ लॉन्ग वे, बहुत लंबा सफर करके आए हैं वो। डिड यू नो व्हाट दिस मीन्स, क्या तुम जानते हो इसका मतलब क्या है। अब देखो ये सारा जज्बाती, ये इमोशनल सारा का सारा पैराग्राफ जो ना, इस इमोशनल स्टेट में बोला है इसने। डिड यू नो व्हाट दिस मीन्स, क्या इसका मतलब, क्या तुम जानते हो इसका मतलब क्या है। रेफर्टी हर्ड हिज वॉइस बिकमिंग हिस्ट्रिकल। रेफर्टी ने सुनी कि उसकी आवाज हिस्ट्रिकल बन रही थी, हिस्ट्रिकल, एंड ही ट्राई टू कीप इट काम। रेफर्टी ने सुना कि उसकी आवाज हिस्ट्रिकल बनी जा रही थी, हिस्ट्रिकल, हिस्टीरिया होता है नर्वसनेस की बीमारी, जिसमें आदमी के होशो हवास खो जाते हैं, यानी हवास बाख्ता होता है इंसान, हवास खो जाते हैं, इंसान को होश हवास नहीं रहता है, यानी हाथ पैर ढीले पड़ जाते हैं, जैसे कि कंट्रोल नहीं रहता है। आमतौर से ये नर्वसनेस की बीमारी होती है। तो रेफर्टी हर्ड हिज वॉइस बिकमिंग हिस्ट्रिकल, तो रेफर्टी ने सुना कि उसकी आवाज हिस्ट्रिकल हो जा रही है, यानी कि जज्बाती हो रहा है। एंड ही ट्राई टू कीप इट काम, और उसने अपने आप को काम रखने की कोशिश की, अपने आप को सुकून में रखने की कोशिश की। डू यू नो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, क्या तुम जानते हो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये बहुत ही ज्यादा अहम चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, दैट हैज हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जो हुई है वर्ल्ड हिस्ट्री में, दुनिया की हिस्ट्री में। अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो गई है तो यही है, ये जज्बाती बातें हैं सारी। डू यू नो, क्योंकि इसको तलाश थी ना एक सनसनीखेज खबर की, और खबर अब बन रही थी, इसके सामने आ रही थी। डू यू नो दिस इज, क्या तुम जानते हो कि ये है। देखो ये सारा खेल ही जज्बाती है, और इसको फिर जज्बाती अंदाज में दिस इज, और फिर बोलता है यस इट इज, हाँ ये है। डू यू नो दिस इज, क्या तुम जानते हो कि ये है, यस इट इज, हाँ ये है। ये तो जज्बाती अंदाज में बोलने वाली बात है। इट्स बिगेस्ट स्टोरी इन द वर्ल्ड, ये सबसे बड़ी स्टोरी है दुनिया में। एंड इट्स हैपनिंग टू मी, और ये मेरे साथ हो रही है, क्योंकि इसको स्टोरी चाहिए थी, जज्बाती, एक सनसनीखेज, सेंसेशनल न्यूज आइटम चाहिए थी, वो इसके सामने आ रही थी, इसलिए बहुत ही जज्बाती हो रहा था। डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम समझते हो, क्या तुमको समझ आ रहा है कि ये बिगेस्ट स्टोरी है और ये मेरे साथ हो रही है। रेफर्टी वॉज येलिंग, रेफर्टी चीख रहा था, येल कर रहा था, चीख के बोलने को कहा जाता है येल। वेयर इज योर फोन, तुम्हारा फोन कहाँ है। अब इसको चाहिए सबूत, अगर स्टोरी पेश करनी है तो वो सबूत के साथ पेश करनी है, ये इसका इरादा। वी डोंट हैव अ टेलीफोन, हमारे पास टेलीफोन नहीं है। अब ये सबूत चाहिए ना इसको, तो वी डोंट हैव अ टेलीफोन, हमारे पास टेलीफोन नहीं है। मिस्टर एसोप सेड, मिस्टर एसोप ने कहा देयर इज वन डॉन एट द फिलिंग स्टेशन, कहता हाँ डॉन एट द फिलिंग स्टेशन है, यानी कि जहाँ पर फिल किया जाता है वो स्टेशन पर। फिल से मतलब है, मतलब गालबन ये है कि ये पेट्रोल फिलिंग स्टेशन है या डीजल फिलिंग स्टेशन है, पेट्रोल स्टेशन जो है ना उसके लिए कहा इसने कि है फिलिंग स्टेशन पर एक टेलीफोन है, हमारे पास नहीं है। बट दीज पीपल आर गोइंग टू गो इन अ फ्यू मिनट्स, लेकिन ये लोग तो जा रहे हैं चंद मिनटों में। दीज पीपल आर गोइंग टू गो, याद रखना है इस तरह का अंदाज, आर गोइंग टू गो इन अ फ्यू मिनट्स, लेकिन ये लोग तो जा रहे हैं, यानी कि आगे के लिए जो होने जा रही बात होती है ना, तो उसके लिए आर गोइंग टू गो का यूज किया जाता है। आर गोइंग,
और गोइंग टू की सेंस। तो कि ये लोग जा रहे हैं इन अ फ्यू मिनट्स, चंद मिनटों में। वाई डोंट यू वेट एंड सी देम ऑफ, कहता इंतजार क्यों नहीं करते कि तुम इनको सी ऑफ होते हुए देखो। देखो कितना सादा है मिस्टर एसोप। कहता है वो टेलीफोन ढूंढ रहा है, वो सबूत के लिए चाहता है कि टेलीफोन हो, मैं टेलीफोन करूं ताकि कैमरा मैन आ जाएं, वो फोटोग्राफ्स उठाएं तो इसके पास सबूत बन जाए। लेकिन मिस्टर एसोप को ये बात समझ में नहीं आई है। तो ये कहता है हमारे पास नहीं है टेलीफोन, तो टेलीफोन फिलिंग स्टेशन पर है, और लेकिन ये लोग तो जा रहे हैं चंद मिनटों में, तो क्यों ना रुको तुम। इसको लगता है कि ये अभी जाएगा वहां टेलीफोन करने के लिए, तो क्यों ना तुम रुको कि उनको सी ऑफ होने दो। सी ऑफ यानी कि जब आप आदमी किसी से अलग हो रहा ना, अलविदा कर रहा, तो उसके लिए सी ऑफ को वर्ड किया जाता है यूज इंग्लिश में। तो यही बोल रहा है इसको, व्हाई डोंट यू वेट एंड सी देम ऑफ, तुम क्यों नहीं उनको सी ऑफ के लिए वेट कर रहे हो। already got their eggs and brooder and feed on board, पहले ही एग्स और ब्रूडर और फीड ऑन बोर्ड डाल दिया, यानी कि इनकी जहाज में उस कंट्रप्शन में पहले ही हमने डाल दिया है एग्स, अंडे, ब्रूडर वो मशीन बच्चे पैदा करने वाली, हैच करने वाली मशीन, और फीड और दाना भी। फीड से मतलब है जो दाना, जो चिकन जो पैदावार बनेगी, चिक्स जो निकल के आएंगे उनके लिए फीड भी हमने बोर्ड ऑन बोर्ड कर दी, यानी बोर्ड से मतलब है जहाज पे डाल दी है। नो रेफर्टी गास्ट, नो नहीं, रेफर्टी ने गास्ट किया, गहरा सांस लिया। रेफर्टी ने गहरा सांस लिया और गहरे सांस के साथ कहता नो, क्योंकि ये चाहता है कि मेरे पास सबूत बन जाए, और ये इसलिए कहता नो दे कांट गो इन अ फ्यू मिनट्स, वो नहीं जा सकते हैं चंद मिनटों में, चंद मिनट वो नहीं जा सकते हैं, यानी कि क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं अभी, तो इसलिए वो नहीं जा सकते हैं, इनको मैं जाने नहीं दूंगा, दूसरे सेंस में ये भी कह सकते हैं। लिसन आई हैव गॉट टू फोन, सुनो मुझे फोन करना है, आई हैव गॉट टू फोन, आई हैव गॉट टू से यहाँ एम्फसाइज किया जाता है, यानी जोरदार बात बनाई जा रही है। आई हैव गॉट टू फोन, मुझे फोन करना है। आई हैव गॉट टू गेट अ फोटोग्राफर, मुझे एक फोटोग्राफर चाहिए ही। आई हैव गॉट टू, यानी कि जोरदार बात, आई हैव गॉट टू गेट अ फोटोग्राफर, मुझे एक फोटोग्राफर चाहिए ही। मिसेस एसोप स्माइल्ड, मिसेस एसोप मुस्कुराई। ये चालाक थी मिसेस एसोप, तो ये मुस्कुराई। इसको पता ये कुछ नहीं होने जा रहा है, इसको सबूत मिलने वाला कोई नहीं है, तो मिसेस एसोप मुस्कुरा के रह गई। Well, Mr. Rafferty, we tried to get them to stay over for supper, but they have to go at a certain time. They have to catch the tide or something like that. ये अब बोल रही है मुस्कुरा के मिसेस एसोप इसको। Well, Mr. Rafferty, we tried to get them to stay over for supper. कहता हमने कोशिश की कि वो स्टे हो सपर के लिए, खाना खाने के लिए, शाम का खाना खाने के लिए। बट दे हैव टू गो एट अ सर्टेन टाइम, लेकिन उनको जाना है एक खास वक्त पर उनको जाना ही है। दे हैव टू कैच द टाइड और समथिंग लाइक दैट, उनको टाइड को कैच करना है या इस तरह का कुछ, यानी कि टाइड को कैच करना या इस तरह का कुछ है उनका। और ये जो हमारा सिस्टम है, कहा जाता है, जो यहाँ भी इससे अंदाजा लगता है कि स्टोरी को एक रियलिस्टिक ट्विस्ट देने की कोशिश है कि ये वाकई रियल स्टोरी है। तो ये जो आउटर स्पेस वगैरह जो है ना, ये हमें पढ़ाया जाता है, ये जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, ये सारी की सारी जो हेवनली बॉडीज हैं, ये सारी की सारी जो आसमानी चीजें हैं, ये इसमें एक दूसरे को खींच रही हैं, कशिश इनकी बनी हो रही है। और इसी जो ग्रेविटेशन की वजह से टाइड्स भी आते हैं समंदर में, टाइड्स यानी कि पानी जो है ना ऊपर आ जाता है, किनारे को डुबो देता है, काफी पानी ऊपर आ जाता है। और वो वजह ये होती है कि ये सूरज की कशिश और चांद की कशिश उनको खींचती है। और ये रोज का मसला भी है और मंथली भी होता है। रोज भी ऐसा होता है, एक खास वक्त पर टाइड ऊपर के आती है, और जब चांद और सूरज दोनों की कशिश एक साथ लगती है तो उस दिन, उस मतलब महीने में एक दिन वो कशिश समंदर को काफी ऊपर चढ़ा लेती है, पानी जो है काफी ऊपर आता है। कई दफा इसको एक्सप्लेन किया गया है ज्योग्राफी के अंदर।
तो इसी तरह से इसने कहा कि ये जो इनको इसके जहाज को जाने का टाइम भी है ना, एक खास कशिश मिले, एक खास किस्म की लोकेशन, एक खास किस्म का ये जो सेलेस्टियल हेवनली बॉडीज का एक तरीके से एक टाइम में एक खास लोकेशन पे आ जाना है, जिसकी वजह से इनको वो कशिश मिल जाती है और इनका जहाज आसानी से स्पेस में चला जाएगा। तो इसीलिए इसको वो कैच करना है इनको, टाइड या इस तरह का कुछ, यानी कि इसने अंदाजा जैसा बताया कि ये कोई सिस्टम है हेवनली बॉडीज का, उसके तहत वो उनको कुछ कैच करना है। इट्स द मून मिस्टर एसोप सेड विद अथॉरिटी। अब देखो मिस्टर एसोप की सादगी यहां भी झलकती है, और ये अथॉरिटी के साथ बोल रहा है यहाँ, यानी ऐसे लगता है कि मिस्टर एसोप को जैसे कि इसी के पास पावर है, इसी के पास मतलब नॉलेज है, नॉलेज की पावर, अथॉरिटी जो है नॉलेज से मुतालिक है यहाँ। तो जैसे कि मिस्टर अशोक को पक्का इल्म है इसके बारे में, और क्या कह रहा है, इट्स द मून, ये तो मून है, यानी कि उनको टाइड जो कैच करनी है वो किस हिसाब से है, वो है मून को कैच कर, मून खास पोजीशन में आने वाली है। इट्स समथिंग अबाउट द मून बीइंग इन द राइट प्लेस, ये समथिंग है, इस तरह का कुछ है कि मून ठीक जगह पे पहुंचेगी तो ही ये मतलब इस तरह की बात है कुछ, उसको उन्होंने कैच करना है। ये मिस्टर एसोप की सिंपलिसिटी के बारे में पता चलता है यहाँ इन सेंटेंसेस में। तो अब आगे इंशाल्लाह अगले लेसन में